नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट, हाइपोवोलेमिया या डिहाइड्रेशन। देखिए डियर, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट का मतलब है, फ्लूइड का मतलब फ्लूइड से रिलेटेड है, वॉल्यूम का मतलब उसकी अमाउंट से रिलेटेड है, जबकि डेफिशिट का मतलब है डिक्रीज। दूसरा हाइपोवोलेमिया का मतलब क्या है? हाइपो का मतलब लेस, वॉल्यूम का मतलब फ्लूइड। अब इस कंडीशन के अंदर सिंपली अगर हम लोग बोले तो हमारी बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर एनफ फ्लूइड नहीं होगा तो हमारी बॉडी के फंक्शंस नहीं हो पाएंगे। प्रीवियस क्लासेस जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अंदर मैंने बताया था कि एडल्ट के अंदर इतना फ्लूइड होता है, ओल्डर एडल्ट के अंदर इतना होता है, इन्फेंट के अंदर इतना होता है। इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट जो है दे आर मोस्ट रिस्क फॉर द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा, डेफिशिट होगा, तो हमारी बॉडी के फंक्शंस फुलफिल नहीं हो पाएंगे, हमारी बॉडी की नीड्स फुलफिल नहीं हो पाएगी। उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट या इसी को हम लोग दूसरा बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द डिहाइड्रेशन। अब देखो, इस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट के हमारी बॉडी के अंदर व्हाट आर द कॉजेज फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। अगर हमसे पूछे कि इस फ्लूइड वॉल्यूम जो डेफिशिट हो रहा है इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, देखो सिंपल कॉज हो सकता है कि कोई पर्सन है उसने लेस इंटेक किया हो, लेस इंटेक किया हो, या उसकी बॉडी से लॉस हो रहा हो, या हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड का शिफ्टिंग हो रहा हो, या हम लोग बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस की मैकेनिज्म हो रही है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ वाटर, हम लोग बोल सकते हैं लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला रीजन हो सकता है लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम दी बॉडी, हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम दी बॉडी। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है यहां पे वो रेस्पॉन्सिबल होता है सोडियम। वो कौन सा होगा? सोडियम। देखो सबसे पहला कि अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा और इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा तो वहां पे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट होगा। अगर कोई पर्सन है, वो पेशेंट इज नॉट या पर्सन इज नॉट कंज्यूमिंग enough amount of fluid and electrolytes। अगर कोई पर्सन एनफ अमाउंट के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का कंजप्शन अगर नहीं कर रहा है, तब भी उस पर्सन के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट। दूसरा, फ्लूइड की शिफ्टिंग। अगर फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है तो भी पर्सन को क्या देखने को मिलेगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट या हाइपोवोलेमिया। अब शिफ्टिंग कैसे हो सकता है? शिफ्टिंग कहां पे होगा? कंपार्टमेंट्स में। शिफ्टिंग आपको कहां देखने को मिलेगी? कंपार्टमेंट्स के अंदर। मैंने प्रीवियस क्लास जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, कंपार्टमेंट के अंदर मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है। उस अगर होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म को मेंटेन करना है तो हर कंपार्टमेंट के अंदर एक इक्वल टाइप का फ्लूइड होना चाहिए। तो अगर फ्लूइड का शिफ्टिंग हो रहा है कंपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि वाटर की शिफ्टिंग हो रही है इंट्रावेस्कुलर टू इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। वाटर की शिफ्टिंग एग्जांपल की हम लोग बात करें कि वाटर की शिफ्टिंग हो रही है, वाटर शिफ्ट हो रहा है इंटरस्टिशियल टू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। अगर हम लोग बोल रहे हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट टू दी वाटर शिफ्टिंग फ्रॉम दी intravascular compartment to the interstitial compartment। इंटरस्टिशियल जिसको हम लोग बोल सकते हैं थर्ड स्पेस। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया कि थर्ड स्पेस क्या होता है। अगर फ्लूइड की शिफ्टिंग होगी तब भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होगा, और कम होगा तो वो लीड करेगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट या हाइपोवोलेमिया को। अब देखो, ये जो फ्लूइड की शिफ्टिंग होती है, ये फ्लूइड की शिफ्टिंग कंपार्टमेंट्स के अंदर होती है, दैट इज बाय दी ऑस्मोसिस। ये किसके थ्रू होती है? ऑस्मोसिस। किसके थ्रू होती है? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस किसको इन्फ्लुएंस करता है? ये ऑस्मोसिस इन्फ्लुएंस करता है ऑस्मोलरिटी को। किसको इन्फ्लुएंस करता है? ऑस्मोलरिटी को। ऑस्मोसिस विल इन्फ्लुएंस दी ऑस्मोलरिटी। और ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या है? सॉल्यूशन या सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। ऑस्मोलरिटी हम लोग किसको बोलेंगे? सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो किसको डिपेंड करेगी? ऑस्मोलरिटी को। अब देखो, इस ऑस्मोलरिटी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड हम लोग देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोलरिटी। देखो, ऑस्मोलरिटी का मतलब मैंने बताया सोल्यूट की कंसंट्रेशन है किसी भी फ्लूइड के अंदर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस
ऑस्मोलरिटी के बेसिस पे कितने टाइप के फ्लूइड हो सकते हैं? देखो डियर, बेसिकली हमारे पास ऑस्मोलरिटी के बेसिस पे 3 टाइप्स के फ्लूइड हो सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब हमारे पास है कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होगी। देखो सबसे पहला हम लोग लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सबसे पहली बात हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे तो इसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होगी, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी बॉडी फ्लूइड से, और वो कितनी होती है 0.9% से ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं, देखो ये जो हाइपर, हाइपो और आइसो, ये जो प्रीफिक्स लग रहा है इसकी टोनिसिटी इसके अपोजिट होती है। देखो हाइपर का मतलब ज्यादा, तो इसकी टोनिसिटी यहां पे क्या होगी? कम। टोनिसिटी ऑफ द सेल डिक्रीज, टोनिसिटी ऑफ सेल डिक्रीज। टोनिसिटी यहां पे क्या देखने को मिलेगी? डिक्रीज। और वाटर का मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ सेल। वाटर का मूवमेंट क्या होगा? वाटर का मूवमेंट क्या होगा? आउट ऑफ सेल। आउट ऑफ सेल होगा तो क्या देखने को मिलेगा? इंट्रासेलुलर से फ्लूइड किधर जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ। इंट्रासेलुलर से फ्लूइड किधर जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ। अगर इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ जाएगा तो कोई ये सेल है, अगर ये सेल से फ्लूइड सेल से बाहर आ गया तो ये सेल, इस सेल से कोई फ्लूइड बाहर आ जाएगा तो ये सेल की कंडीशन कैसी हो जाएगी? ऐसी। तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? श्रिंक। सेल कैसी हो जाएगी? श्रिंक। हम लोगों को सेल कैसी देखने को मिलेगी? श्रिंक या श्रिंकेज। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विच इज नॉट ए टाइप ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रटा रटा या क्वेश्चन, मैनिटोल, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। मैनिटोल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर? ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जिसको हेड इंजरी के अंदर हम लोग बेसिकली काम में लेते हैं। मैनिटोल हमारे पास हो सकता है। इसके अलावा 3% NS हो सकता है, 5% NS हमारे पास हो सकता है। एग्जाम्पल में हम लोग बात करें 3% NS हो सकता है हमारे पास हो सकता है 5% NS हो सकता है, NS नॉर्मल सेलाइन होगा। उसके अलावा हमारे पास 5% डेक्सट्रोज के अंदर 5% डेक्सट्रोज, उसके साथ हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? नॉर्मल सेलाइन ऐड कर सकते हैं। RL के साथ आप NS ऐड कर दो, RL के साथ आप NS ऐड कर दोगे तो भी वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अगर आपसे पूछे कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर डिहाइड्रेशन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाई डिहाइड्रेशन के अंदर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नहीं देते। देखिए डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होगा? बॉडी की सेल से फ्लूइड का लॉस होगा, बॉडी की सेल से फ्लूइड का लॉस होगा। अब देखो डिहाइड्रेशन की कंडीशन हमारी बॉडी के इंट्रासेलुलर से फ्लूइड का लॉस होगा। अब ऑलरेडी अगर हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो इंट्रासेलुलर से और लॉस होगा तो पेशेंट की कंडीशन और वर्स हो जाएगी। दैट्स व्हाई डिहाइड्रेशन के अंदर कभी भी हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। सेकंड वन हमारे पास सॉल्यूशन आता है, दैट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड वन टाइप का सॉल्यूशन आता है, दैट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऑस्मोलिटी होगी वो बॉडी फ्लूइड से डिक्रीज होगी, मतलब 0.9% से कम होगी। देखो अगर एक समझ लोगे ना आप तो फिर बाकी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाइपरटोनिक पढ़ा था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइपोटोनिक। देखो हाइपोटोनिक के अंदर अगर हम लोग बोले कि ऑस्मोलिटी क्या होगी बॉडी फ्लूइड से, ऑस्मोलिटी यहाँ पे क्या देखने मिलेगी? बॉडी फ्लूइड से डिक्रीज देखने मिलेगी, दैट इज 0.9 से क्या देखने मिलेगी? डिक्रीज देखने मिलेगी। दूसरा देखो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लग रहा है? हाइपो। तो हाइपो लग रहा है तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी? अगर प्रीफिक्स हाइपो लग रहा है तो इसकी टोनिसिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टोनिसिटी ऑफ सेल है, टोनिसिटी ऑफ सेल है दैट विल बी इंक्रीज। टोनिसिटी आपको क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे जो फ्लूइड का कंसंट्रेशन है वो लोअर से किधर जाएगा? फ्लूइड लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर टू किधर जाएगा? फ्लूइड हायर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? लोअर कंसंट्रेशन से फ्लूइड का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन की ओर होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। या हम लोग बोल सकते हैं कि ये फ्लूइड का मूवमेंट किसके थ्रू हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर हम लोगों को वी नीड द एनर्जी।
अब देखो इसके अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइपोटोनिक जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कहां से होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होगा, फ्लूइड जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर से किधर शिफ्ट होगा, इंट्रासेलुलर की ओर। देखो प्रीवियस हाइपरटोनिक के अंदर हमने पढ़ा था कि इंट्रासेलुलर से फ्लूइड की शिफ्टिंग कहां हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड इंट्रासेलुलर की तरफ जाएगा, तो देखो एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड जाएगा इंट्रासेलुलर की तरफ, तो सेल के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग। सेल के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग। और हाइपरटोनिक के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कोई भी सेल है वो कैसी होगी, श्रिंकेज। अब देखो अगर किसी पर्सन को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक्सेसिव ट्रांसफ्यूजन कर दिया या रैपिड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तो अगर रैपिड ट्रांसफ्यूजन कर दोगे तो पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा रप्चर ऑफ सेल। पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, रप्चर ऑफ सेल। क्यों देखने को मिलेगा रप्चर ऑफ सेल, अगर आपने किसी पेशेंट के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक्सेसिव या रैपिड ट्रांसफ्यूजन किया तो एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड किधर जाएगा, इंट्रासेलुलर की ओर, और आपको देखने को मिल सकता है रप्चर ऑफ सेल। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसके बेसिक एग्जांपल्स होते हैं 0.45% NS, 0.33% NS, 0.225% NS। देखो अगर बॉडी फ्लूइड्स के साथ अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो 0.5% को हम लोग बोल सकते हैं, ये 0.9 से हाफ हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं 1/2 NS। 0.9 से ये 1/3 हो गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1/3 NS, और इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/4 NS। देखो 0.45% NS जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1/2 NS, 1/3 NS, 1/4 NS। आपसे पूछ सकता है 1/2 NS क्या है, 1/3 NS क्या है। अब देखो अगर इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम लोग बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो पहला कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है इंक्रीज आईसीपी, और दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन देखने को मिलता है हेड इंजरी। जैसे मैंने डिहाइड्रेशन को क्लियर किया वैसे ही इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं। देखो हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा, हाइपोटोनिक, एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड किधर आ रहा है, इंट्रासेलुलर की ओर। अगर आईसीपी बढ़ेगा तो ऑलरेडी इंट्रासेलुलर के अंदर प्रेशर बढ़ रखा है, तो अगर आप ये दोगे तो और कंडीशन वर्स हो जाएगी। दूसरा हेड इंजरी का पेशेंट है तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर क्रेनियल कैविटी है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, एडिमा, तो हम लोग वहां पे क्या देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज द मैनिटोल, ताकि हम लोग उसको रिड्यूस कर सके। अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिया तो फिर से ये कंडीशन वर्स होगी, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज द इंक्रीज आईसीपी एंड हेड इंजरी। थर्ड वन जो सॉल्यूशन हमारे पास आता है दैट इज द आइसोटोनिक। देखो हमने हाइपरटोनिक के अंदर बोला कि इसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड से ज्यादा होती है, हाइपोटोनिक के अंदर मैंने बोला कि इसकी ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड से कम होती है। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा था। हाइपरटोनिक के अंदर क्या हो रहा था, जो इंट्रासेलुलर है वहां से फ्लूइड आ रहा था एक्स्ट्रा सेलुलर की ओर, इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर की आ रहा था, सेल हो रही थी श्रिंक। और हाइपोटोनिक के अंदर क्या हो रहा था, फ्लूइड क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ जा रहा था, सेल हो रही थी स्वेलो। अब देखो आइसोटोनिक के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ये ऑस्मोलरिटी होती है वो बॉडी फ्लूइड के इक्वल होती है। अगर इसकी ऑस्मोलरिटी की हम लोग बात करें तो ऑस्मोलरिटी क्या होगी, बॉडी फ्लूइड के इक्वल। ऑस्मोलरिटी क्या होगी, बॉडी फ्लूइड के इक्वल। अगर ऑस्मोलरिटी बॉडी फ्लूइड के इक्वल होगी तो कहीं पे भी फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं होगी, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड यहाँ पे नहीं होगा, शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड है वो यहाँ पे नहीं होगा, नहीं तो सेल के इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर की ओर या नहीं एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फ्लूइड का मूवमेंट, नो मूवमेंट यहाँ पे होगा। अब हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हम लोग एग्जांपल देखते हैं आरएल, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंगर्स लैक्टेट। रिंगर्स लैक्टेट हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। रिंगर्स लैक्टेट, इस रिंगर्स लैक्टेट से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि इस रिंगर लैक्टेट के अंदर सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं हार्टमैन सॉल्यूशन। हार्टमैन सॉल्यूशन या इसी को हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी फ्लूइड। देखिए डियर, इमरजेंसी सॉल्यूशन या इमरजेंसी फ्लूइड। इमरजेंसी फ्लूइड क्यों देते हैं कि अगर किसी पेशेंट को आरटीए हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तो वहां पे चॉइस ऑफ फ्लूइड होता है रिंगर लैक्टेट। अब देखो इस हार्टमैन सॉल्यूशन, एक होता है हार्टमैन साइन। देखो कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि हार्टमैन साइन क्या होता है, यहीं पे समझ लो हार्टमैन साइन। इम्प्लांटेशन के टाइम जब इम्प्लांटेशन होगा और प्रेगनेंसी के अंदर जब जाइगोट बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा, तो इम्प्लांटेशन के टाइम जब ब्लीडिंग होती है, लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है, उस ब्लीडिंग वाले टाइम उस साइन को हम लोग बोलते हैं हार्टमैन साइन। अब देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हार्टमैन सॉल्यूशन है। अब देखो इस हार्टमैन सॉल्यूशन के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड, दूसरा हो सकता है पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है एंड सोडियम लैक्टेट।
कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड की, इसकी कंसंट्रेशन होती है 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम की कंसंट्रेशन होती है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम क्लोराइड जिसकी कंसंट्रेशन हमारे पास होगी 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और देखो सोडियम की अलग होगी और लैक्टेट की कंसंट्रेशन अलग होगी। सोडियम की जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज द 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और लैक्टेट की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी दैट इज द 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि इस आरएल के यूजेस क्या क्या है, कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। आरएल चॉइस ऑफ फ्लूइड होता है बर्न के अंदर। अब देखो एक चीज और समझ लो, बर्न के अंदर जब भी बर्न होगा किसी पेशेंट को, बर्न वाले पेशेंट के अंदर सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा, सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा, सेल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अगर सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा तो वहां से क्या रिलीज होगा, पोटेशियम, और कंडीशन वहां पे क्या होगी, हाइपरकैलेमिया। मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। अब आप बोलोगे कि साहब इस आरएल के अंदर पोटेशियम प्रेजेंट है, पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया हो रहा है, तो हम लोग बर्न के अंदर ये चॉइस ऑफ फ्लूइड कैसे, क्योंकि पोटेशियम अगर आरएल के अंदर देखोगे तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, दैट्स व्हाई बर्न के अंदर ये चॉइस ऑफ फ्लूइड होगा। उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं सीवियर ब्लड लॉस, किसी पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस हुआ है तब हम लोग दे सकते हैं। किसी पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तब हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कि इसके क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है, सबसे पहला होता है रीनल फेलियर। अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर ही है तब हम लोग कभी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देंगे। दूसरा अगर हम लोग बोले कि पेशेंट जिसको ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया है, हाइपरकैलेमिया का मतलब है कि सिंपली जो सीरम पोटेशियम का लेवल है वो 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ऊपर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकैलेमिया। अब हाइपरकैलेमिया की कंडीशन है तब कभी भी हम लोग यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ हमने पढ़ा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का पहला एग्जांपल पढ़ा दैट इज द रिंगल लैक्टेट। सेकंड वन एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं 0.9% NS। हम लोग सेकंड वन एग्जांपल डिस्कस करते हैं 0.9% NS, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। 0.9% NS, 0.9% NS, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। इस NS के अंदर फिजियोलॉजिकल जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा सोडियम का और क्लोराइड का। सोडियम का कंसंट्रेशन होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी होता है 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोनों का इक्वल कंसंट्रेशन होता है। अब देखो इसका यूज हम लोग बोल सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सबसे ज्यादा जिसका यूज होता है। अगर यूज की हम लोग यूजेस की बात करें तो किसी पेशेंट को बिफोर और आफ्टर क्या, बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जब मैंने आईवी कैनुला पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कैनुला कौन सा यूज करते हैं, एटिंगोज का। कलर कौन सा, ग्रीन कलर का। कौन सा कलर का, ग्रीन कलर का। अब हम लोग बोल सकते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें डियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट है तब कभी भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन NS यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड है तो हम लोग वो यूज नहीं करते। दूसरा पेशेंट के अंदर अगर हाइपरनेट्रीमिया का पेशेंट है, पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, हाइपरनेट्रीमिया का पेशेंट है, तब कभी भी हम लोग उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों के पास जो है 0.9% NS वो कभी भी यूज नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, और टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन। देखो अभी तक हमने पढ़ा कि 3 ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे 3 टाइप्स के सॉल्यूशन, ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे तीनों हमने पढ़े, इनके एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे कि क्या क्या एग्जांपल्स होता है। कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर हमारे पास क्या देखने को मिला कि सेल श्रिंकेज हो जाएगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर हमारे पास सेल स्वेलो हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, हमारी बॉडी के अंदर कॉजेज ऑफ, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होने के कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। पहली चीज तो मैं बोल रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट होने के क्या कॉजेज है, और दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एंड टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन, टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन।
कि डिहाइड्रेशन के कितने टाइप होते हैं। देखो सबसे पहला डिहाइड्रेशन, हमने 3 टाइप के फ्लूइड पढ़े थे, 3 ही टाइप का डिहाइड्रेशन होगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड आइसोटोनिक। एक साथ हम लोग डिस्कस करें, या अगर एक एक को पढ़े, 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। देखो इस हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, अगर आप हाइपरटोनिक फ्लूइड की बात करोगे तब हमने क्या पढ़ा था, अगर उसको ध्यान में रखोगे तो ऑलरेडी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन समझ में आ जाएगा। देखो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर क्या होगा, वाटर का लॉस, वाटर लॉस नॉट लेस, लॉस एक्सीड देन इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर लॉस एक्सीड देन दी इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर का लॉस ज्यादा होगा देन दी इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे लॉस नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इसलिए हम लोग बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। इसकी कंडीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपरनेट्रीमिया की स्टेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दूसरा हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड मूव कहाँ करेगा, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड का जो मूवमेंट होगा, फ्लूइड यहां से मूव करेगा इंट्रासेलुलर जो कंपार्टमेंट है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से कहां पे जाएगा, प्लाज्मा के पास। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड कहां जाएगा, प्लाज्मा के पास, या हम लोग बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड स्पेस के अंदर जाएगा, और जिससे क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर डिहाइड्रेशन। क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर डिहाइड्रेशन। देखो हमारी बॉडी की जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड कहां पे जा रहा है, प्लाज्मा के पास जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जा रहा है, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाएगा, तब हमारे पास कंडीशन सेल्स के अंदर क्या देखने मिलेगी, सेलुलर डिहाइड्रेशन। और दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है, जो सेल है वो कैसी हो सकती है, सेल हम लोगों को देखने को मिलेगी श्रिंकेज। सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, श्रिंकेज ऑफ सेल। जो सेल होगी वो कैसी हो जाएगी, श्रिंकेज। सेल कैसी देखने को मिलेगी, श्रिंकेज ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगी। अब देखो दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, इस हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए डियर, अगर कॉजेज की हम लोग बात करें तो कॉजेज के अंदर सबसे पहला हमारे पास होगा कि अगर हमारी बॉडी से लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर, अगर हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, अगर हम लोग किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग होगी तो फिर फ्लूइड का लॉस होगा, अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो भी हमारी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है डायबिटीज इंसिपिडस, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडस। अगर डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन होगी तो एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज, तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज। एडीएच जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन के अंदर एडीएच का लेवल डिक्रीज होगा तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा, और फ्लूइड का लॉस होगा तो वो कोज क्या करेगा, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। अब देखो इसके ट्रीटमेंट की बात करें, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। देखो डियर, ट्रीटमेंट की मैं बात करूं, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हो रहा है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है देन दी इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम लोग देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है डियर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो चेंज करेगा किसको, टोनिसिटी को। किसकी टोनिसिटी को चेंज कर देगा, फ्लूइड की टोनिसिटी को चेंज करेगा, स्पेशली कहां की करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टोनिसिटी को चेंज करेगा तो क्या करेगा, जो फ्लूइड है वो कहां पे जाएगा, इंट्रासेलुलर की तरफ, या जो सेल्स के वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर और वो उसको क्या करेगा, हाइड्रेट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टोनिसिटी को ये क्या करेगा, चेंज। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की टोनिसिटी को चेंज करेगा तो वो वाटर है वो क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल को क्या करेगा, जो सेल को हाइड्रेट करेगा, सेल को क्या करेगा, हाइड्रेट। या सिंपली मैं आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से फ्लूइड का मूवमेंट किधर होगा, इंट्रासेलुलर की ओर। इंट्रासेलुलर के अंदर फ्लूइड कम है तो इंट्रासेलुलर की तरफ जाएगा और सेल को क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा। दैट कम्स अंडर द हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। सेकंड वन हम लोग पढ़ते हैं दैट इज द हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। ये पहला था हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब देखो इस हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर
इस हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन का अपोजिट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे हमने हाइपरटोनिक के अंदर बताया था कि फ्लूइड का लॉस ज्यादा होता है देन द इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ज्यादा होगा। हाइपरटोनिक हमने पढ़ लिया, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन सेकंड बनाया हमारे पास हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। देखो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस एक्सीड्स देन दी फ्लूइड का लॉस कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस यहाँ पे ज्यादा होगा। तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, हाइपोनेट्रीमिया की। यहाँ पे कंडीशन आपको क्या देखने मिलेगी, हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ज्यादा हो रहा है और हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस कम हो रहा था, तो हम लोग को देखने को मिल रहा था हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका ऑस्मोलरिटी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज। ऑस्मोलरिटी वहां पे क्या होगा, डिक्रीज। अगर डिक्रीज कंसंट्रेशन होगा वहां पे सोल्यूट का, ऑस्मोलरिटी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, तो अगर उसकी ऑस्मोलरिटी डिक्रीज होगी तो उसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन डिक्रीज है, सोल्यूट मतलब यहाँ पे क्या है, सोडियम, उसका कंसंट्रेशन क्या है, डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या करेगा, वाटर मूव करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर की ओर। तो वाटर मूव कहां से करेगा, वाटर मूव करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किसकी तरफ जाएगा, इंट्रासेलुलर की ओर। वाटर मूव करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर। और सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ जाएगा तो सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग। सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग। या सिंपली मैं बताऊं कि यहाँ पे वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर से किधर मूव करेगा, हाइपोटोनिक के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की ओर, और आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी या रप्चर देखने को। अब देखो इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो अगर हाइपोटोनिक की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज हमारे पास आता है डायूरेटिक्स। अगर कोई पेशेंट डायूरेटिक्स थेरेपी पे है, डायूरेटिक्स ले रहा है, थाइजाइड डायूरेटिक्स ले रहा है, तो थाइजाइड डायूरेटिक्स क्या करती है, सोडियम का जो रिअब्जॉर्प्शन है यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। सोडियम का रिअब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, सोडियम कम होगा तो वाटर का रिअब्जॉर्प्शन भी वहां पे कम होगा। दूसरा, अगर एक पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ज्यादा दे दिया हो, टू मच हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे दिया हो तो भी वो किसको लीड कर सकता है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन को लीड कर सकता है। अगर कोई पेशेंट स्टारवेशन पे है या कोई पेशेंट माल नरिश्ड है, स्टारवेशन पे या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में है, तब भी उस पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमने हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट में बोला कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे, तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के अंदर हम लोग देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सोल्यूट ऐड होंगे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड कहां से, सेल से बाहर निकलेगा, रिमूव फ्लूइड फ्रॉम दी सेल इनटू दी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। जो सेल है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से किधर आ रहा है, इंट्रासेलुलर, तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर से फ्लूइड को कहां भेज दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर की ओर, और इसको ट्रीट किया जाएगा। थर्ड वन टाइप आता है, दैट इज द आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। देखो यहाँ पे हाइपोटोनिक के अंदर हमने फ्लूइड का मूवमेंट पढ़ा, आइसोटोनिक के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर आपसे पूछे आइसोटोनिक, थर्ड वन, अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, तो कौन सा होगा, सीधा सीधा रटा रटा क्वेश्चन होगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, तब आप लोग आंसर करोगे दैट इज द आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल लॉस होगा। इक्वल लॉस किसका होगा, वाटर का एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। इक्वल लॉस देखने को मिलेगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इंट्रावेस्कुलर जो लॉस है यहाँ पे हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के अंदर लॉस देखने को मिल सकता है। इंट्रावेस्कुलर लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मे भी हो सकता है कैन अकर, और जिसकी वजह से पेशेंट किसमें जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। पेशेंट किसमें जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। इंट्रावेस्कुलर लॉस देखने को मिल सकता है, इंट्रावेस्कुलर लॉस की वजह से पेशेंट किसमें जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर। अब देखो इसके कॉजेस की अगर हम लोग बात करें आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के, तो इसका इंपॉर्टेंट कॉजेस हमारे पास हो सकता है कोई ट्रॉमा। अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, आरटीए हुआ है, तो ट्रॉमा होगा तो पेशेंट को क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। पेशेंट को हो सकता है इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को,
पेशेंट को वहां पे हो सकता है डायरिया हो सकता है, आरटी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, या किसी पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हुई है, एक्सेसिव स्वेटिंग हुई है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू दी आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। या पेशेंट ने क्या यूज किया है, डायूरेटिक्स पे है, अगर पेशेंट किस पे है, डायूरेटिक्स पे है, तो वो भी किसको लीड कर सकता है, डिहाइड्रेशन को। अब देखो, अगर हम लोग बात करें उसके बाद में, अगर हम लोग बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, कि इन सारे के सारे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन एंड आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के अंदर हम लोगों को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो एक निमोनिक्स हम लोग याद रख सकते हैं, दैट इज द डिहाइड्रेटेड। हम लोग एक निमोनिक्स याद रख सकते हैं, दैट निमोनिक्स इज द डिहाइड्रेटेड। देखो साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें, साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स में हम लोग एक निमोनिक्स याद रख सकते हैं, डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड। देखो पहला डी से रिलेटेड हमारे पास ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। देखो जिस पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी देखने को मिलेगी, ड्राई। ई इज द अर्ली साइन। अगर अर्ली साइन की बात करें तो इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज। नॉर्मल हार्ट रेट होती है दैट इज द 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर 100 से ऊपर जाएगा तो टेकीकार्डिया, 60 से कम जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। एच इज रिलेटेड टू दी हाइपोटेंशन। अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड कम होगा तो पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा हाइपोटेंशन। पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। स्पेशली हाइपोटेंशन के अंदर कौन सा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। देखिए डियर, इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब है अगर पेशेंट आपके पास है, पेशेंट अगर सुपाइन टू सिटिंग पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन टू सिटिंग या स्टैंडिंग कंडीशन में आ रहा है, सुपाइन टू सिटिंग और स्टैंडिंग कंडीशन में आ रहा है, उस टाइम बीपी फॉल हो रहा है। और स्पेशली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो रहा है वो तो 20 mm ऑफ Hg फॉल हो रहा है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ Hg अगर फॉल हो रहा है, 20 mm ऑफ Hg तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 mm ऑफ Hg फेल हो रहा है, तब हम लोग उस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऐसी कंडीशन में हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे जब भी पोजीशन चेंज करे थोड़े टाइम के लिए बेड पे बैठना है, उसके बाद में उसको वॉक करना है। उसके बाद में हमारे पास आता है वाई। वाई इज रिलेटेड टू यंग बेबीज। बेबीज के अंदर अगर हाइपोवोलेमिया होगा तो हाइपोवोलेमिया की वजह से फोंटानेल्स कैसे देखने को मिलेंगे, सिंक। फोंटानेल्स सिंक हो जाएंगे या सिंक देखने को मिलेंगे। एक तो होता है बल्ज फोंटानेल्स ऊपर की तरफ ऊपरे हुए, और सिंक का मतलब होगा फोंटानेल्स कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज। देखो बेसिकली फोंटानेल्स एंटीरियर फोंटानेल और पोस्टीरियर फोंटानेल। फोंटानेल्स की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं दो तरह के फोंटानेल होते हैं, एक होता है एंटीरियर फोंटानेल, एक होता है पोस्टीरियर। क्लियर कर लो यहाँ पे, एंटीरियर फोंटानेल को हम लोग बोलते हैं ब्रेगमा, और ये किस शेप का होता है, डायमंड शेप का। एंटीरियर फोंटानेल ब्रेगमा, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड शेप का। तो ये कब क्लोज होता है, 1.5 ईयर पे, या हम लोग बोल सकते हैं 18 मंथ्स पे। अगर आपसे कोई पूछे कि एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज होगा तो 18 मंथ्स पे। पोस्टीरियर फोंटानेल की बात करें तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं लेमडा, क्या बोलते हैं, लेमडा। और इसकी शेप कैसी होती है, ट्राई एंगुलर। और ये कब क्लोज होता है, 1.5 मंथ्स पे। कब होता है, 1.5 मंथ्स पे। ये हम लोग बोल सकते हैं 6 to 8 वीक्स पे, 6 to 8 वीक्स पे ये क्लोज देखने को मिलेगा। स्पेशली एट दी 6 वीक्स पे हम लोग को क्लोज देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में आता है डी। डी के बाद अंदर हम लोग बोलेंगे डिक्रीज स्किन ट्रिगर। क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज स्किन ट्रिगर। देखो स्किन ट्रिगर का मतलब है अगर हमारी जो स्किन जो ट्रिगर है, स्किन की ट्रिगर वहां पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दूसरा हम लोग बोलेंगे आर। आर का मतलब है जो रिफिल टाइम है, कैपिलरी रिफिल टाइम, जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो कितना हो जाएगा, मोर देन 3 सेकंड। नॉर्मली 3 सेकंड होता है। देखो मैंने मेरी स्किन को पिंच किया और मैं जब छोड़ूंगा तो नॉर्मली 3 सेकंड के अंदर वापस ले लेगी। अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ है तो इट विल टेक मोर देन 3 सेकंड्स। देन उसके बाद में आता है ए। उस पेशेंट की अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पेशेंट का एटीट्यूड चेंज देखने को आपको मिलेगा।
देन उसके बाद आता है टी। टी के अंदर पेशेंट आपको थ्रस्टी देखने को मिलेगा। पेशेंट कैसे होगा? थ्रस्टी, उसको प्यास लगेगी। एंड ई इज रिलेटेड टू दी एक्सपीरियंस वाटर लॉस। पेशेंट को ऐसे लगेगा कि उसकी बॉडी से वाटर का लॉस, बार बार यूरिन आउटपुट हो रहा है। एक्सपीरियंस ऑफ वाटर लॉस, पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा किसको? वाटर लॉस को। और डी हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? पेशेंट के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास साइन सिम्टम्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस कंडीशन के अंदर अगर हाइपोवोलेमिया कंडीशन है तो पेशेंट के अंदर क्या होगा? यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एक्सेप्ट अगर हमारे पास कोज क्या है, देखो साइन सिम्टम्स के अगर हम लोग यूरिन आउटपुट डिक्रीज मिलेगा, बट अगर डायबिटीज इंसिपिडेंस का पेशेंट है तब यूरिन आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज। दूसरा जो जीआई मोबिलिटी है, जीआई की मोटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जीआई की मोटिलिटी क्या देखने को मिलेगी? डिक्रीज। अगर जीआई की मोटिलिटी डिक्रीज होगी तब पेशेंट किसको फेस करेगा? कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होगा हार्डनिंग ऑफ द स्टूल। अब अगर हम लोग इस पेशेंट के जिसको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट हुआ है उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें, हमने साइन सिम्टम पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए। अगर हम लोग बात करें लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, अब इसके अंदर लास्ट हमारे पास बचा है लेबोरेटरी डायग्नोसिस, और इसके बाद में मैनेजमेंट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, सिर्फ नाम यहाँ पे देखेंगे। लेबोरेटरी डायग्नोसिस अगर हम लोग देखें तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम लोग को देखने मिलेगा टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पे एक तो इंक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी, सीरम ऑस्मोलरिटी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। सीरम की ऑस्मोलरिटी क्या देखने को मिलेगी? इंक्रीज। हीमोग्लोबिन का काउंट इंक्रीज। हिमेटोक्रिट, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, हिमेटोक्रिट का लेवल क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज। सोडियम का लेवल क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज। अब उसके बाद में अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो सिंपली हम लोगों को बोलना है कि अगर हाइपोवोलेमिया का पेशेंट है तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओआरटी स्टार्ट करना है। उसके बाद में उस पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन हम लोगों को आईवी फ्लूइड एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर देना है। 3 तरह का डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा था, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक। अगर आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन तो हम लोग फ्लूइड कौन सा देंगे? आइसोटोनिक फ्लूइड, क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन होगा। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है तब हम लोग फ्लूइड देंगे हाइपरटोनिक फ्लूइड, और हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन हुआ है तो पेशेंट को हम लोग देंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड। ये था हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट से रिलेटेड। अगर टॉपिक अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।